अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसमें हम नेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, नेत्र की स्थिति के बारे में जानेंगे कि नेत्र क्या होता है और कैसे यह कार्य करता है। यह नेत्र की संरचना है। इसमें जो कॉर्निया है इसको स्वच्छ मंडल कहते हैं। ये नेत्र गोलक है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 3.2 सेंटीमीटर होता है और ये पुतली है। पुतली पेशियों का डायफ्राम होता है और ये पुतली से प्रकाश अंदर जाता है। क्रिस्टल ये लेंस है। नेत्रोद्रव यहाँ पे भरा होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में, और यहाँ काचाभ द्रव भरा रहता है लेंस और रेटिना के बीच में, और पक्षम पेशियाँ ये परितारिका को पकड़े रहती है। दृष्टिपटल और ये दृक तंत्रिकाएं। अब हम इसके विषय में देखते हैं विस्तार से। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। क्योंकि आंखों को बंद करके हम रंगों को पहचान पाना असंभव है, और जबकि हम आंखों को बंद करके गंध, स्वाद आदि और ध्वनि भी सुन सकते हैं। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसको रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, इस पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं, और यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी के रूप में होती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है और इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। लगभग 2.3 सेंटीमीटर नेत्र गोलक का व्यास होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। तो यानी कि अधिकांश भाग का अपवर्तन कॉर्निया करती है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। तो लेंस का क्या कार्य है? लेंस का कार्य है सिर्फ फोकस दूरी में समायोजन करना, ताकि रेटिना पर प्रतिबिंब बन सके। तो ज्यादातर कार्य इसका यही होता है। मुख्य रूप से कार्य फोकस दूरी को समायोजित करना। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली का कार्य है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, अर्थात कम या ज्यादा करना। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो जो मानव का नेत्र है वो रेटिना पर उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रदीप्ति सूक्ष्म झिल्ली होती है। प्रदीप्ति होने पर, यानी जब कोई वस्तु प्रकाशमान होती है तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, जब प्रकाश होता है तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है, और ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः सूचना को संशोधित करता है। व्याख्या करने के बाद में सूचनाओं को संसाधित करता है, और जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा देख पाते हैं।
दृष्टि तंत्र के किसी भी भाग के क्षतिग्रस्त होने से कुसंक्रियाओं, जिसको माल फंक्शनिंग कहते हैं, तो कुसंक्रियाओं से दृष्टि पर कार्यों में सार्थक क्षति हो जाती है। उदाहरण के लिए प्रकाश संचरण में सम्मिलित कोई भी संरचना जैसे कॉर्निया, पुतली, अभिनेत्र लेंस, नेत्रोद तथा काचाभ द्रव आते हैं, अथवा रेटिना जैसी संरचना जो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी है। रेटिना है जो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करती है, या दृक तंत्रिका जो इन सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, भी क्षतिग्रस्त होने पर चक्षु विकृति उत्पन्न करती है। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप तीव्र प्रकाश से किसी मंद प्रकाशित कमरे में प्रवेश करते हैं तो आरंभ में कुछ देर तक आप उस कमरे की वस्तुओं को नहीं देख पाते, तथापि कुछ समय पश्चात आप उसी मंद प्रकाशित कमरे की वस्तुओं को देख पाते हैं। आँख की पुतली परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है, जिसके साइज को परितारिका की सहायता से बदला जा सकता है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो परितारिका सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। परंतु जब प्रकाश मंद होता है तो परितारिका फैलकर पुतली को बड़ा बना देती है, जिससे आंख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इस प्रकार मंद प्रकाश में परितारिका की शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से खुल जाती है। नेत्र की सामंजस्य क्षमता। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है और इसकी वक्रता कुछ सीमा तक पक्षमापी पेशियों द्वारा रूपांतरित की जा सकती है और इससे लेंस की फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियां शिथिल अवस्था में होती है तो लेंस पतला होता है। लेंस पतला होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब आप आँख के निकट किसी वस्तु को देखते हैं तब पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती है। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है, परिणाम स्वरूप लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और हम निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है, समंजन कहलाता है। अब नेत्र लेंस की न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे नेत्र का निकटतम बिंदु कहते हैं और किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकटतम बिंदु की आँख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। तो निकटतम बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु यानी फार पॉइंट कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सामान्य नेत्र 5 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद या कैटरैक्ट कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं? तो इसका कारण हम स्पष्ट करते हैं। एक नेत्र की बजाय 2 नेत्र होने के हमें अनेक लाभ हैं। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र बढ़ता है। एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्रफल लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि दोनों नेत्रों द्वारा यह 180 डिग्री हो जाता है लगभग।
वास्तव में किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन की सामर्थ्य एक की बजाय दो संसूचकों से बढ़ जाती है। शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र प्राय सिर पर विपरीत दिशा में स्थित होते हैं, जिससे कि उन्हें अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके। परंतु हमारे दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित हैं। इस प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र तो कम होता है, परंतु हमें त्रिविमीय चक्षुकी का लाभ मिल जाता है। अर्थात एक नेत्र बंद कीजिए, आपको संसार चपटा केवल द्विविमीय लगेगा, और दोनों नेत्र खोलेंगे तो आपको संसार की वस्तुओं में गहराई की तीसरी विमा दिखाई देगी, क्योंकि हमारे नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर का पृथक्करण होता है। इसलिए ये प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है। हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का समायोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है। इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम यह बता देते हैं कि कोई वस्तु हमारे कितनी पास है, दूर है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। तो ये है हमारे दो नेत्र होने के लाभ। मानव के प्रमुख दृष्टि दोष, यानी कि जो अपवर्तन के कारण सामान्यतः तीन ही दोष उत्पन्न होते हैं। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और जरा दृष्टि दोष जिसे प्रेसबायोपिया कहते हैं। इन तीनों दोषों को उपयुक्त गोली लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। अब इन तीनों दोषों के बारे में चर्चा करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता या नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। अब ये निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु से साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। तो ऐसी स्थिति में निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु, तो यानी कि दूरतम बिंदु O है, तो इससे ज्यादा दूर की वस्तु देखेगा तो उसको इस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, यानी रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनेगा। अतः ऐसी स्थिति का निवारण करने के लिए इसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग कर देंगे। तो इसकी जो दूर नेत्र का जो दूर बिंदु है वो बढ़ जाएगा और रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये दोष उत्पन्न होने के सिर्फ दो कारण हैं, लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना या फिर नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ये दोनों ही कारण हो सकते हैं। फिर अगला दोष है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, इस दोष में व्यक्ति को नजीक की वस्तु दिखाई नहीं देती और दूर की वस्तु दिखाई देती है। अतः दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति का निकटतम बिंदु N है, और जब इससे नजीक वस्तु लाएंगे N डैश पर तो उसको वस्तु धुंधली दिखाई देगी और बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। अब इस दोष का निवारण करने के लिए उपयुक्त क्षमता का हम उत्तल लेंस लगाएंगे। उत्तल लेंस लगाने से प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा और इसका जो निकट बिंदु है वो भी संशोधित होकर के नजीक आ जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर के पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम नेत्र दोषों का निवारण कर लेते हैं। और इस दोष के उत्पन्न होने के दो ही कारण हैं। पहला कारण है फोकस दूरी का बढ़ जाना, यानी कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना तथा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये है इसके कारण। हम देखते हैं जरा दृष्टि दोष। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ नेत्र की सामंजस्य क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है और संशोधक चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है।
इस दोष को जरादृष्टि दोष कहते हैं। यह दोष पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने या फिर क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण होता है। यानी जरादृष्टि दोष के दो कारण हैं, एक तो पक्षमावी पेशियों का धीरे धीरे दुर्बल हो जाना और क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन का कम हो जाना। और कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष आ जाते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को डिफॉक्सी लेंस उपयोग करने की सलाह दी जाती है, यानी डिफॉक्सी लेंस का चश्मा दिया जाता है। इसमें जो अवतल लेंस है वो ऊपर लगाया जाता है और उत्तल लेंस नीचे लगाया जाता है। इससे दूर की और नजदीक की दोनों की वस्तु आसानी से देख सकते हैं। आजकल संस्पर्श लेंस यानी कॉन्टैक्ट लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोष का संशोधन संभव है। विकासशील देशों के लगभग हम ये नेत्र से संबंधित जानकारी की बात करते हैं कि विकासशील देशों के लगभग 35 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं। उनमें से अधिकांश की दृष्टि ठीक हो सकती है। कॉर्निया से पीड़ित व्यक्ति लगभग 45 लाख व्यक्ति हैं, जिनको कॉर्निया दान करके ठीक किया जा सकता है। 45 लाख व्यक्तियों में से 60% बच्चे हैं जो 12 वर्ष से कम आयु के हैं। अतः नेत्रदान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु या लिंग का हो सकता है। चश्मा पहना हुआ हो, मोतियाबिंद या ऑपरेशन करा चुका हो, नेत्रदान कर सकता है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दमा रोगी के व्यक्ति आदि रोगों के व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं, लेकिन जिनको कोई संक्रामक रोग नहीं हो, यानी जिनको संक्रामक रोग है वे नेत्रदान नहीं कर सकते। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए और यह समीप के नेत्र बैंक को तुरंत सूचित करें। नेत्र बैंक की टीम दिवंगत व्यक्ति घर जाकर अस्पताल में नेत्र निकाल लेती है या फिर अस्पताल में निकाल लेती है। नेत्र निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है और यह एक सरल प्रक्रिया है। इससे किसी प्रकार की विरूपता नहीं आती। अब कौन कौन से व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते। एड्स वाले, हेपेटाइटिस बी एंड सी, जलभीति जिसको रेबीज कहते हैं, तीव्र लुकीमिया यानी कि एक्यूट लुकीमिया, धनुस्तंभ यानी टिटेनी यानी टिटेनस जो रोग होता है, हैजा, तनी का शोथ यानी कि मेनिंजाइटिस, तनी का शोध जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, या मस्तिष्क शोध जिसको एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। एन्सेफेलाइटिस से संक्रमित है या इनके कारण मृत्यु हुई हो, नेत्रदान नहीं कर सकते। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें नेत्र बैंक में दान किए गए नेत्रों को एकत्रित कर लिया जाता है। जो नेत्र सही है, मेडिकल चिकित्सा का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, उनको नेत्रदान कर दिया जाता है और जो पूर्ण रूप से पालन नहीं करते उनको प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता है, यानी कि मेडिकल कॉलेजों में उनको भेज दिया जाता है और दानकर्ता तथा नेत्र लेने वाले दोनों की पहचान को गुप्त रखा जाता है। नेत्रों का एक युगल यानी कि नेत्रों का एक जोड़ा कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। समांतर अपवर्तक पृष्ठों के लिए यानी कांच के स्लैब में अपवर्तित किरण आपतित किरण के समांतर होती है, तथापि पार्श्व में यह कुछ विस्थापित हो जाती है। किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है, तो हम प्रिज्म की चर्चा करते हैं। सबसे पहले
दो त्रिभुजाकार आधार प्रिज्म में क्या होते हैं, दो त्रिभुजाकार आधार होते हैं तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पार्श्व पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं तथा ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। इसके दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। अब इसका हम चित्र देखते हैं। तो ये है हमारा त्रिकोणीय फलक। अब यहाँ से हम ऐसा ही एक यहाँ पे बनाते हैं दूसरा फलक, और फिर नीचे से आधार वाले फलकों को जोड़ते तो चतुष्कोणीय फलक हो जाएगा। एक फलक नीचे, एक इधर और एक इधर की साइड में, तो तीन फलक हो जाएंगे। और जब दो फलक मिलेंगे तो ये कोण बनेगा, तो इसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं। अब यहाँ देखो, ये पीई आपतित कर्ण है। आपतित कर्ण ये अविलंब है, एन और एन डैश। और यहाँ से जब ये सघन माध्यम प्रवेश करेगी तो ये अविलंब की ओर मुड़ेगी, यानी कि पहले तो आई कोण बनाया था अविलंब के साथ, फिर आर कोण बनाएगा, रिफ्रैक्टेड कोण। फिर यहाँ से आने के बाद ये किरण एफ बिंदु पर आती है और एफ बिंदु से ये निर्गत किरण होती है एफ एस। अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो ये अविलंब है इस फलक का एम और एम डैश, तो इससे क्या है, अविलंब से दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने जो कांच की जो स्लैब थी उसमें हमने देखा कि निर्गत किरण परावर्तित किरण जो आपतित किरण है वो निर्गत किरण के समांतर होती है, लेकिन यहाँ समांतर नहीं है। तो ये कितना कोण बना रही है, तो इसको हम निर्गत किरण को पीछे तक बढ़ाते हैं और ये आपतित किरण को आगे तक बढ़ाते हैं, तो जिस स्थान पर मिलती है तो ये कोण बनाती है। तो कितना विचलन हो रहा है, डी डिग्री, यानी डी कोण डी के बराबर ये क्या कर रही है, किरण में विचलन हो रहा है प्रिज्म के द्वारा। तो यहाँ इनके हम देख रखे हैं कि पीई क्या है, आपतित किरण, पीएफ अपवर्तित किरण, एफ एस निर्गत किरण और ए प्रिज्म का कोण है दो फलकों के मिलने से। तो इनको आई आर ई डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा कांच के त्रिभुज के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, तो इसी के द्वारा यहाँ पर हमें यहाँ से स्टार्ट हो जाता है वर्ण विक्षेप और हमें प्रकाश के वर्ण अलग अलग दिखाई देते श्वेत प्रकाश के। कांच की प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो ये कांच का प्रिज्म है, इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो यह एक स्पेक्ट्रम बनाता है और दीवार पर तो विभिन्न वर्णों में स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। श्वेत प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम बनता है और इस स्पेक्ट्रम का क्रम होता है, दो सेंटेंस बनते हैं, बेजानी पीनाला। बेजानी और पीनाला दो सेंटेंस होंगे, इनके बीच में हम हरा डाल देते हैं तो 7 रंगों का स्पेक्ट्रम बन जाता है। बेजानी, हरा और फिर पीनाला। और इसका एक और परिवर्णित शब्द है बिबग्योर, BIGBIV बिबग्योर, यानी कि बैंगनी को वायोलेट, जामुनी को इंडिगो, ब्लू को नीला और ग्रीन को हरा, येलो को पीला और नारंगी को ऑरेंज और रेड को लाल। तो सबसे ज़्यादा विक्षेपण बैंगनी का होगा, वायोलेट का, और सबसे कम विक्षेपण रेड का होगा। तो प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोण पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। फिर इन्होंने और भी अधिक वर्ण प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन इनको नहीं मिले। फिर उन्होंने एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा और दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निकला। इसके आधार पर न्यूटन ने विचार लगाया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है और यदि कोई प्रकाश
जो सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम बनाता है तो वह श्वेत प्रकाश होगा। देख सकते हैं कि इसने दोहरे प्रिज्म का उपयोग किया था और श्वेत प्रकाश निर्गत हुआ था पर्दे पर। अब हम देखते हैं इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। वर्षा की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। यानी कि जो इंद्रधनुष है वो सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण ही बनता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। जब सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है तत्पश्चात तो क्या होता है, किस तरह से स्पेक्ट्रम बनता है, इंद्रधनुष बनता है। सूर्य के आपतित प्रकाश की बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित होती है। इसके बाद इसे आंतरिक परावर्तित करती है। अंततः जल की बूंदों से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। इस प्रकार प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्र तक पहुंच जाते हैं। तो इसको हम देख सकते हैं, जल की बूंद है, ये सूर्य के प्रकाश से आपतित हो रहा है और फिर यहाँ अपवर्तित हो रहा है, साथ में ये विक्षेपण भी हो रहा है और आंतरिक परावर्तित भी कर रही है और फिर ये निर्गत के समय फिर अपवर्तित कर रही है। तो इस तरह से परिक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर हो और आप प्रकाश की ओर धूप वाले किसी दिन किसी जलप्रपात या जल के फव्वारे से देखें तो आप इंद्रधनुष को देख सकते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के दो उदाहरण हैं। पहला है तारों का टिमटिमाना, दूसरा सूर्योदय से पहले तथा सूर्योदय के बाद सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना और सूर्य की चक्रिका का चपटा दिखाई देना। अब हम देखते हैं कि आग या भट्टी अथवा किसी ऊष्म विकिरण के ऊपर उठती हुई गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों की आभासी, अनियमित, अस्थिर गति अथवा झिलमिलाहट होती है। आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म होती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की अर्थात कम सघन होती है। इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है क्योंकि अपवर्तक माध्यम वायु की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है। गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार यह अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन का ही एक प्रभाव है। तो तारों का टिमटिमाना बृहद स्तर की एक ऐसी परिघटना है। तो इसमें देखिए तारों का टिमटिमाना, तो तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। अतः यह एक निरंतर अपवर्तन का कारण है। तो हम यहाँ देख सकते हैं तारों का टिमटिमाना। तो यहाँ एक चित्र है, इसमें जो तारा है वास्तविक तारा यहाँ पर है, जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो अविलंब की ओर मुड़ जाता है और इसकी आभासी स्थिति थोड़ी ऊपर दिखाई देती है। वायुमंडलीय अपवर्तन का सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद का प्रभाव। तो यहाँ सूर्य की जो वास्तविक स्थिति यहाँ पे है और आभासी रूप से पहले दिखाई दे देता है क्षितिज से। तो यह 2 मिनट पूर्व पहले ही उदय हो जाता है तथा 2 मिनट बाद अस्त होता है सूर्य। प्रकाश का प्रकीर्णन। जब किसी वास्तविक विलयन से प्रकाश
पुंज को प्रकाश किरणों को गुजारा जाता है तो हमें प्रकाश पुंज का मार्ग नहीं दिखाई देता। और यदि किसी कोलॉइडल विलयन में से प्रकाश किरणों को गुजारा जाता है तो हमें प्रकाश पुंज दिखाई देता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। अब इसके प्रकाश प्रकीर्णन की 3 घटनाएं हैं। टिंडन प्रभाव, आकाश का नीला दिखाई देना और सूर्यास्त व सूर्योदय के समय लाल दिखाई देना। तो टिंडन प्रभाव यानी कोलॉइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडन प्रभाव कहलाती है। इसके एग्जाम्पल है, धुएं से भरे किसी कमरे में सूक्ष्म प्रकाश स्रोत किसी सूक्ष्म क्षेत्र से प्रकाश गुजारते हैं तो हमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है और एक कोलॉइडी कणों द्वारा दिखाई देता है। अगला एग्जाम्पल है, जंगल के बितान से यानी कनोपी से सूर्य के प्रकाश को गुजरना। अगला एग्जाम्पल, जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन करती है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो वे श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित वह नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो प्रकीर्णन नहीं हो पाता, तब आकाश काला प्रतीत होता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं हो पाता है। खतरे के संकेत या सिग्नल लाल रंग के होते हैं। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है और यह कोहरे तथा धुएं से कम प्रकीर्णित होता है। इस कारण ये दूर से देखने पर भी लाल रंग दिखलाई दे जाता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। अब इसका एक प्रयोग भी है कोलॉइडल विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक जो कोलॉइडल विलयन है सल्फर का, तो इसमें जो सल्फर के कण 2 मिनट में ही बनना प्रारंभ हो जाते हैं और ये प्रकाश यहाँ से आता है एस स्रोत से। तो हमें तीनों पार्श्व देखते हैं तो विलयन को, तो यह नीले रंग का दिखाई देता है। तो चौथे पार्श्व पे देखते हैं वृत्ताकार छिद्र से गुजरने वाले प्रकाश के से गुजरता है पर्दे पर, तो हमें लाल और पहले नारंगी लाल और फिर चमकीला क्रीमी लाल रंग दिखाई देता है। यह प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर स्थित जो कण है वो प्रकाश जो नीले रंग के प्रकाश है उसको प्रकीर्णित कर देते हैं और जो आगे जो प्रकाश जाता है वो लाल रंग का जा पाता है। और यही घटना वायुमंडल के साथ में होती है। जैसे सूर्य क्षितिज के समीप आता है तो एक तरह से इसको हम वायुमंडल मान लेते हैं और वायुमंडल मोटी परत से गुजरता है तो धूल के कण है या वायुमंडल कण है वो बैंगनी प्रकाश को तो प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है।
और सूर्य का प्रकाश है हमारी आंखों तक जाता है और लाल प्रकाश ही पहुंच पाता है, जिसके कारण हमें लाल दिखाई देता है। और जब हम तो यही घटना का एक चित्र दिखाते हैं। चित्र को देख सकते हैं कि मोटी परत को पार करता है और जब सूर्य का प्रकाश सूर्य ऊपर होता है तो हमें लगभग श्वेत दिखाई देता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वायुमंडल की कम मोटी परत होती है और इस कारण ये नीला तथा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को बहुत कम प्रकीर्णित कर पाता है। तो यही है इसमें, इसे आप देख सकते हैं। अभी हम महत्वपूर्ण बिंदु है नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की संबंधन क्षमता कहलाती है। वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है उसे नेत्र का निकट बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है लगभग। दृष्टि के सामान्य अपवर्तक दोष है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष तथा जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के अवतल लेंस द्वारा संशोधन किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि पास रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है को उचित क्षमता के उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। वृद्धावस्था में नेत्र की सामान्य क्षमता घट जाती है। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्त प्रतीत होता है। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन पूरा होता है 11वां। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।